तो 5वें एपिसोड का नाम है डेथ मार्च और ये एपिसोड नेमलेस के एक सपने से शुरू होता है। इस सपने में जिमी नामक एक बच्चा था जो कि अपने नए घर में फैमिली के साथ मूव करा था। बाहर बर्फ गिर रही थी और वहां जिमी एक बच्ची को देखता है जो कि अपने पपी के साथ स्नो में खेल रही थी। जिमी उसकी तरफ वेव करता है और वो लड़की भी जिमी को अपने साथ खेलने बुलाती है। जिमी फौरन बाहर जाता है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी ये लड़की प्यारे से स्माइल के साथ जिमी को गड्ढे से निकालती है और उसे देख जिमी अपना दर्द भूल जाता है। नाउ इस पॉइंट पे नेमलेस की नींद खुल जाती है और हम समझ पाते हैं कि उसे ये सपना बार बार आता है। नेमलेस यहाँ से क्वीन डेकिम बाहर जाती है जहां डेकिम रूले के पिक्चर को चेंज कर रहा था एंड सरप्राइजिंगली इस फोटो में नेमलेस के ड्रीम वाली बच्ची थी। इनफैक्ट अगर हम गौर करें तो नोना जो कहानी पढ़ रही थी अपने स्टोरी बुक शैवो में वो इन्हीं बच्चों की कहानी थी। खैर तभी डेकिम को अपने नए गेस्ट्स की मेमोरीज आती है और यहाँ हम दो लोग को आते देखते हैं। इनमें से एक मिडिल एज्ड इंसान था और दूसरा एक बच्चा था। नाउ सरप्राइजिंगली इस मिडिल एज्ड इंसान का कहना था कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। इसके बाद वो एकदम से वायलेंट हो जाता है और अपने साथ वाले बच्चे को मारने की धमकी देता है क्योंकि उसका कहना था कि वो यहाँ पहले आया है और अब वो दोबारा सब कुछ नहीं करेगा जो कुछ यहाँ होता है। डेकिम फौरन अपने स्पाइडर वेब वाली पावर से इस बंदे को रिस्ट्रिक्ट करता है लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि जो छोटा बच्चा था वो नेमलेस को बेहोश कर चुका है। इस बच्चे के फेस पे एक इविल स्माइल थी और ऐसे में डेकिम इस बच्चे को भी रिस्ट्रिक्ट करता है अपने वेब से। अब इस पॉइंट पे ये बच्चा अपना भेष बदलता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये गिनती नामक बंदा है जो कि अगेन एक आर्बिटर ही है और वो 20th फ्लोर पे काम करता है। गिनती और डेकिम आपस में भिड़ जाते हैं लेकिन इन्हें नोना रोकती है। दरअसल ये नोना का एक टेस्ट था डेकिम के लिए जिसमें डेकिम काइंड ऑफ फेल हो गया था। कैसे? वेल गेस्ट के आने पे पहले डेकिम को उनकी मेमोरीज भेजी जाती है लेकिन इस केस में डेकिम को बच्चे से जुड़ी कोई मेमोरी नहीं आई थी। तो ऐसे में डेकिम को अपना काम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू किया विच वाज रॉन्ग। जहां तक बात है दूसरे मिडिल एज्ड इंसान की, वेल वो बस एक डमी था जो कि नोना प्लांट की थी डेकिम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड देखा जाए तो डेकिम डिस्ट्रैक्ट हो भी गया। यहाँ हम गिनती को देखकर समझ पाते हैं कि वो थोड़ा गर्म मिजाज वाला आर्बिटर है, वहीं अपना डेकिम एकदम शांत सा है। खैर आगे नोना को हम इंफॉर्मेशन विभाग में कास्त्रा नामक लेडी से बात करते देखते हैं जिसका काम है मरे हुए लोगों के मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना और आर्बिटर्स तक भेजना। नोना बताती है कि डेकिम टेस्ट में अच्छा नहीं किया बट स्टिल गिनती से तो वो बेटर ही है। हम ये भी जान पाते हैं कि डेकिम को एज एन आर्बिटर काम करते हुए शायद 5 साल ही हुए हैं। खैर कास्त्रा बताती है कि लोगों के मरने का रेट सेम है विच इज 7000 पर आवर। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन विभाग वाले लोगों पे बहुत ज्यादा काम है। दूसरी तरफ गिनती से हमें पता लगता है कि नेमलेस भी एक डेड ह्यूमन ही है जो कि जब यहाँ आई थी तो समहाउ उसकी मेमोरीज उसके साथ ही थी। इसी वजह से डेकिम उसके साथ गेम नहीं खेल पाया था और नेमलेस की मेमोरीज को इरेज कर दिया गया। तब से नेमलेस यही है और वो अभी तक जज नहीं हुई है। इनफैक्ट फिलहाल तो वो डेकिम की असिस्टेंट बन गई है। नाउ इस एपिसोड में एक और अजीब कैरेक्टर को हम देख पाते हैं जिसका नाम है ऑक्यूलस। दिखने में ये बूढ़ा और इसके फेशियल हेयर यानी कि सर के बाल दाढ़ी ये सब लोटस जैसे थोड़े दिखते हैं। ऑक्यूलस नोना के साथ पूल खेल रहा था लेकिन ये पूल टेबल अजीब था। आई मीन टेबल की जगह तारा मंडल था और बॉल्स की जगह हमारे प्लैनेट्स। क्यू बॉल था सन और बाकी प्लैनेट्स को पॉट करना है इस पूल में जो कि पॉट होने के बाद एकदम अरेंज हो जाते थे सोलर सिस्टम में। ऑक्यूलस और नोना की बातों से हम समझ पाते हैं कि ऑक्यूलस नोना से भी सीनियर है, शायद वही ये पूरा सिस्टम बनाया है। वो हमेशा नोना से पूल में हार जाता है और यहाँ उसे गॉड बोल के भी रेफर किया गया है। ऑल्दो ऑक्यूलस कहता है कि उसके ऊपर भी कोई है। 5वें एपिसोड के अंत में हम नेमलेस को सोते हुए देखते हैं जहाँ उसका सपना कंटिन्यू होता है। इस सपने में वो जिमी नाम का बच्चा उस बच्ची के साथ खूब खेलता है और शाम में वो अपनी मॉम को भी बच्ची के बारे में बताता है। जिमी की मॉम बताती है कि उस बच्ची का नाम शैवो है और वो सुन नहीं सकती। यहाँ जिमी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक नई फ्रेंड मिल गई थी और वो शैवो का नाम दोहराते हुए सोचता है कि एक दिन वो अपनी फीलिंग शैवो को जरूर बताएगा। यहीं पे 5वां एपिसोड खत्म। अब 6ठे एपिसोड का नाम है क्रॉस हार्ट अटैक और यहाँ हम दो गेस्ट्स को गिनती के बाद विजिंटी में आते देखते हैं। इनमें से एक का नाम मायू है जो कि एक ओवर एक्साइटेड स्कूल गर्ल है और दूसरा बंदा हरादा है जो कि एक पॉपुलर बॉय बैंड का हिस्सा था नेम्ड CHA। नाउ एज इट टर्न्स आउट मायू हरादा की बहुत बड़ी फैन थी और वो तो हरादा के साथ गेम खेलने के लिए फुल ऑन एक्साइटेड थी। इनके गेम का नाम था ट्विस्टर जिसमें मैट पे अलग अलग कलर पे हाथ पैर रखने होते हैं। अब कलर कैसे डिसाइड होगा? वेल वो एक बोर्ड पे बनी फिगरीन
स्क्रीन अनाउंस करती थी और गिनती की कैट मीम बटन दबा के गेम शुरू करती है। तो मायू और हरादा खेलना शुरू करते हैं, जहां इन्हें एक दूसरे के नजदीक भी जाना पड़ रहा था, जिससे मायू बहुत खुश थी। वहीं हरादा जल्दी से गेम खेल के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता था इंटीमेट होने के लिए। अब इनके इस खेल से गिनती बोर हो रहा था और इसीलिए वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिसे हमने डेकिम को भी इस्तेमाल करते देखा था, जिससे गेम एकदम पलट जाता है। उसके ऐसा करते ही मैट पे जो 4 कलर्स थे वो अलग अलग सिंबल्स डिनोट करने लगते हैं। अब जो भी कलर आएगा वहां का माहौल वैसा ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर आने पे वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ब्लू में फ्रीजिंग कोल्ड, ग्रीन में तेज हवा चलेगी, इतनी तेज कि एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और येलो पे एक क्वेश्चन मार्क था जिससे क्या होगा वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। तो ये दोनों अब परेशान होने लगते हैं। इनफैक्ट फ्रीजिंग वाले में तो दोनों ऑलमोस्ट फ्रीज हो ही गए थे। किसी तरह दोनों गेम कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही टर्न येलो पे आता है वहां का पूरा जमीन ही गायब हो जाता है, एक्सेप्ट वो कलर्स जिस पे ये लोग अपने हाथ पैर रखे थे। यानी ये लोग काइंड ऑफ पोल्स पे अब बैलेंस कर रहे थे और जो पहले नीचे गिरेगा वो मारा जाएगा क्योंकि नीचे स्पाइक्स थे। ऐसे में मायू एकदम इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो हरादा की बहुत बड़ी फैन थी एंड शी वाज ग्रेटफुल कि उसे हरादा के साथ समय बिताने का मौका मिला। मायू के मेमोरीज में हम देख पाते हैं कि उसके कमरे में सिर्फ हरादा के पोस्टर्स थे। इनफैक्ट वो हरादा को फैन लेटर्स भी लिखा करती थी। वो खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचती है और नीचे कूद जाती है, लेकिन हरादा उसका हाथ पकड़ लेता है। हरादा खुद भी इमोशनल था क्योंकि उसके साथ लाइफ में कुछ तो भयानक हुआ था। क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। हरादा यहाँ मायू को बचाने की कोशिश करता है लेकिन मायू स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। अब ऑब्वियसली नीचे गिर के मायू को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो स्पाइक्स बलून जैसा जंप करता है क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी मर चुके थे, तभी तो यहाँ आए हैं। ये सब एक टेस्ट था और यहाँ से हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में और पता लगता है। तो मायू बेसिकली बाथरूम में हरादा के सॉन्ग पे ही नाचने लगी थी, जहां वो फिसल गई और इसी से उसकी मौत हुई। देखा जाए तो मायू एक बहुत ही ओवर एक्साइटेड लेकिन प्यारी सी लड़की थी जिसका दिल साफ है। वहीं हरादा के बारे में हमें पता लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे वो ब्रेकअप कर लिया था। इस गम में हरादा की गर्लफ्रेंड खुद को मार ली थी। अब उस लड़की की बहन हरादा को अपने प्यार में फंसाती है और हरादा उसके साथ सोता है। जब हरादा उठता है तो वहां उसके बेड के पास एक प्रेजेंट था जो कि एक्चुअली में एक बॉम्ब था और इसी ब्लास्ट में हरादा मारा गया। बेसिकली हरादा की एक्स गर्लफ्रेंड की बहन उससे बदला ले ली। इसलिए हरादा इमोशनल था जब मायू कूदी थी क्योंकि उसके फैंस उसको इतना चाहते हैं और वो क्या किया था। खैर इसके बाद मायू नहा धोकर आती है क्योंकि वो सुसु कर ली थी और यहाँ बिना मेकअप वगैरह वो और भी खूबसूरत लग रही थी। हरादा और मायू मस्त बॉन्ड करते हैं और एपिसोड के अंत में हरादा गिनती, डेकिम और नेमलेस के लिए अपने बैंड वाला परफॉर्मेंस देता है। ऑफ कोर्स मायू के लिए भी वो तो ज्वाइन ही कर लेती है। अब यहाँ हमें बताया तो नहीं गया कि हरादा और मायू का डिसीजन क्या हुआ, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आपको ये जरूर पता लगेगा। इसी के साथ 6वां एपिसोड खत्म। अब 7वां एपिसोड का नाम है अल्कोहल पॉइजन और इसके शुरुआत में हम ऑक्यूलस को देखते हैं जो 3 बातें बोलता है। पहली बात कि आर्बिटर्स कभी भी जजमेंट देना बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनका वही काम है। दूसरी बात कि आर्बिटर्स मर नहीं सकते क्योंकि ऐसे में वो ह्यूमंस जैसे हो जाएंगे। तीसरी बात कि आर्बिटर्स इमोशंस फील नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग डमीज है। इसके बाद हम नेमलेस को देख पाते हैं जो कि वापस से वही सेम ड्रीम देखी है। नाउ कमरे के बाहर जहां बुक्स रखा था वहां सारे बुक्स अल्कोहल पे थे लेकिन एक किताब अलग था। ये वही शैवो वाली स्टोरी बुक थी जिसे नेमलेस उठा लेती है। नेमलेस एकदम शॉक में थी क्योंकि इस बुक की कहानी तो वो अपने सपने में देखती है। इस पॉइंट पे एक बात नेमलेस को क्लियर हो जाता है कि हो ना हो वो भी मर के ही इस जगह पे आई होगी। नेमलेस तुरंत ही इस किताब के बारे में डेकिम से पूछती है और डेकिम का कहना था कि ये क्विन की किताब है जो कि इस बार पे पहले आर्बिटर हुआ करती थी। लेकिन क्विन को ये रिप्लेस किया है इसलिए तो बार का नाम क्विन डेकिम है। अब यहाँ से हमें डेकिम का पास दिखाया जाता है जब डेकिम पहली बार 15th फ्लोर पे क्विन डेकिम को संभालने आया था क्योंकि क्विन अब इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करने वाली थी। क्विन वहां अपना लास्ट जजमेंट दे रही थी जहां 2 लोग पूल वाला गेम खेल रहे थे। मीनवाइल नोना डेकिम और गिनती को ये सब दिखा रही थी ताकि वो लोग पूरा प्रोसेस समझ सकें, काइंड ऑफ ट्रेनिंग। इन्हें वो डिवाइस भी मिला था जिसका इस्तेमाल करके ये लोग गेम को और भी इंटेंस बना देते हैं ताकि लोगों के अंदर का डार्क साइड बाहर आए। एक्सट्रीम कंडीशंस हमेशा फियर और डेथ ही होता है। अब यहाँ गिनती तो अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है लेकिन डेकिम ऐसा नहीं करता। पूछे जाने पे डेकिम कहता है कि वो डिवाइस इस्तेमाल करना भूल गया था। साथ ही वो ये भी ऐड करता है कि जो लोग अपनी जिंदगी को फुल और अच्छे से जिए हैं डेकिम उनकी रिस्पेक्ट करता है। ये बात सुन के नोना डेकिम से थोड़ा इंट्रीग्ड थी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां हमें बताया जाता है कि जिन लोगों का डिसीजन हो जाता है वो लोग डमीज बन जाते हैं और इन डमीज को डिस्कार्ड किया जाता है। अब आर्बिटर्स जो होते हैं उनके पास भी सबकी मेमोरीज हमेशा के लिए नहीं होती, रादर पिछली मेमोरीज मिट जाती है। ऐसे में डेकिम उन लोगों के डमीज को क्लेम कर लेता है जो लोग अपना लाइफ फुल जिए हैं। देन वो इन डमीज को जोड़ के उन्हें कपड़े पहना देता है सेम लाइक द एक्चुअल पर्सन ताकि उनका
अस्तित्व पूरी तरह खत्म ना हो। यही डेकिम का ट्रेजर है जो कि वो नेमलेस के साथ शेयर करता है। खैर इसके बाद नेमलेस डेकिम को खाना बनाकर खिलाती है और सीन यहाँ से नोना पे शिफ्ट हो जाता है। तो नोना 90th फ्लोर पे थी जहाँ वो रहती है और यहाँ उसके साथ क्विन भी थी जो कि फिलहाल इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करती है। क्विन की बातों से हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बहुत काम रहता है। इन्हें पहले तो मरे हुए लोगों की मेमोरीज को देखना होता है, फिर उसे फिल्टर आउट करना होता है, लाइक इंपॉर्टेंट स्टफ ही सिर्फ रखना है, फिर इन मेमोरीज को आर्बिटर के लिए तैयार करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एंड देन आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। टू मच वर्क। ऊपर से आजकल लोग मर भी बहुत रहे हैं तो वर्कलोड काफी है। यहाँ से बात डेकिम पे शिफ्ट होती है जहां हमें एक गजब बात पता चलती है। याद है ऑक्यूलस क्या कहा था? आर्बिटर के अंदर इमोशंस नहीं होते क्योंकि वो डमीज होते हैं। वेल, क्विन और नोना की बातों से हमें ऐसा महसूस होता है कि नोना समहाउ डेकिम के अंदर ह्यूमन वाले इमोशंस डाली है। डेकिम फिलहाल अपने जजमेंट्स को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑक्यूलस को डेकिम के इमोशंस वाली बात नहीं पता चलनी चाहिए। नोना यहाँ कहती है कि हम लोग दिन रात मरे हुए लोगों को जज करते हैं, जबकि हमें ना तो इमोशंस है ना ही हम कभी मरे हैं, इसलिए मुझे एक ऐसा आर्बिटर टेस्ट करना था जिसमें इमोशन हो। खैर, ये दोनों दारू पीते हुए बात करते हुए सो जाते हैं और ऑक्यूलस यहाँ आकर नोना को उठाता है। ऑक्यूलस की अजीब बातें सुनकर हमें पता लगता है कि ऑक्यूलस को शक तो जरूर है कि कुछ तो यहाँ इधर उधर हो रहा है। जाते जाते ऑक्यूलस नोना को वापस गैलेक्टिक पूल के लिए इनवाइट करता है। अब एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नोना को देखते हैं जो कि एक बंदी के पास होती है जिसका काम है गेस्ट्स असाइन करना आर्बिटर को। यहाँ नोना उस बंदी को कुछ गुडीज देके कन्विंस कर रही होती है कि इन दो स्पेशल गेस्ट्स को डेकिम के पास भेजो। अब स्पेशल इसलिए क्योंकि इन दोनों गेस्ट्स ने जो कांड किया है उसे इवैल्यूएट करने के लिए डेकिम का एक्सपीरियंस शायद एनफ नहीं है, लेकिन यही तो डेकिम का असली टेस्ट होगा। यानी कि अगले दो एपिसोड्स काफी इंटेंस होने वाले हैं। वैसे इस एपिसोड में हम गिनती और मायू को भी देख पाते हैं, जहां गिनती का कैट मेमीन भी अब मायू के साथ कंफर्टेबल है और गिनती उससे इरिटेटेड है। इसी पॉइंट पे 7वां एपिसोड खत्म। अब 8वें एपिसोड का नाम है डेथ रैली और 9वें एपिसोड का नाम है डेथ काउंटर। मैं आपको ये दोनों एपिसोड्स के नाम एक साथ इसलिए बता रहा क्योंकि इनमें एक ही स्टोरी चलती है जो मैं आपको साथ में बताऊंगा। तभी तो इस वीडियो में 5 एपिसोड कवर किया है, वरना 4 ही करते हैं अपन। तो शुरुआत होते ही हम उन्हीं दो स्पेशल गेस्ट को डेकिम के पास आते देखते हैं, जो कि एक यंग मैन है नेम शिमादा और एक डिटेक्टिव नेम तात्सुमी। इनकी मेमोरीज डेकिम को आती है और यहाँ डेकिम आश्चर्य में था कि उसको ऐसे गेस्ट्स क्यों भेजे गए हैं। वो तुरंत नोना से फोन करके इस बारे में पूछता है और नोना झूठ बोल देती है कि बाकी आर्बिटर्स बिजी थे इसलिए तुम्हें ये गेस्ट्स असाइन हुए हैं, जबकि हम सबको पता है कि गेस्ट तो नोना रिक्वेस्ट करके जबरदस्ती डेकिम के पास भेजी थी। अब इन गेस्ट्स की खास बात ये थी कि इन्होंने कत्ल कर रखा था। किसका, ये आपको इसी कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, तो इनका डेकिम और नेमलेस स्वागत करते हैं। फिर ये लोग पहले तो डिनाई करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, भागने की कोशिश करते हैं, बट इन द एंड गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान शिमादा अपने बैग में खून से रंगा हुआ चाकू पाता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। स्टिल वो ये बात किसी को नहीं बताता। तो इनका गेम जो था वो था एयर हॉकी और दोनों खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो गेम के रूल सिंपल एयर हॉकी वाले ही थे, जहां जिसका भी स्कोर पहले 6 पॉइंट हो गया वो जीत गया। बस यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था, विच वाज कि यहाँ जो पक्स होने वाले थे वो नॉर्मल नहीं थे, बल्कि इन पक्स पे शिमादा और तात्सुमी के ऑर्गन्स बने थे। यहाँ रेड पक्स शिमादा के ऑर्गन को डिनोट करता है और ब्लू पक्स तात्सुमी के ऑर्गन को, और ये कलर एक एक करके आता है आफ्टर एवरी पॉइंट। अब कोई अगर अपने पक वाले कलर से स्कोर करता है तो उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वहीं अगर उस पे गोल स्कोर हो गया तो उसका 1 पॉइंट चला जाएगा। नाउ आई नो ये पॉइंट सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, है नहीं, बट स्टिल अगर लग रहा है तो डोंट वरी, इन पॉइंट्स का कहानी में ज्यादा मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें मतलब है शिमादा और तात्सुमी की कहानी से, जो कि एकदम अमेजिंग है। तो गेम शुरू होता है और जैसे जैसे पॉइंट स्कोर होते हैं इन यूजर्स की मेमोरी फ्रैगमेंट्स में वापस आने लगती है। इन मेमोरीज को मैं एक साथ आपको एंड में बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल हम इनके गेम के स्टेटस को जान लेते हैं। तो ये दोनों काफी शांत, समझदार और एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्टफुल थे। दोनों गेम्स खेलने में काफी वक्त ले रहे थे, क्योंकि हर पॉइंट के बाद इनकी मेमोरी आती है, जिसके बाद ये लोग ब्रेक ले लेते थे। ऐसे में डेकिम कहता है कि आप दोनों का टाइम लिमिट एक्सपायर कर गया है, तो अब हम लिंक्ड फॉर्मेट में स्विच करेंगे। इसमें एज यूजुअल जिस ऑर्गन का पिक पक पे होगा उस ऑर्गन में पॉइंट खाने वाले को तेज दर्द होगा। तो अगेन ये लोग खेलना शुरू करते हैं। वहीं हम नेमलेस को देख पाते हैं जो कि इन दोनों की मेमोरीज देखना चाह रही थी। ऐसे में डेकिम हायर अप से रिक्वेस्ट करता है कि इन दोनों गेस्ट्स की
मेमोरीज नेमलेस के साथ भी शेयर करी जाए। तो ऐसा ही होता है और जैसे ही नेमलेस इनकी मेमोरीज को देखती है वो एकदम से टूट जाती है, साथ ही वो बहुत शॉक में थी। खैर कमिंग बैक टू द गेम, वेल इस गेम में अब स्कोर्स के साथ प्लेयर्स को हर्ट हो रहा था उनके ऑर्गन्स पे। शिमादा वाज कंसर्न्ड अबाउट तात्सुमी क्योंकि वो बहुत हर्ट हो रहा था। इनफैक्ट गेम के एंड में शिमादा ही जीतता है, बट गेम एंड होने के बाद इन दोनों की पूरी मेमोरीज आ चुकी थी, जिसके बाद यहाँ का नजारा एकदम अलग ही था। क्यों? वेल अब मैं आपको इन दोनों की पूरी कहानी बताता हूँ कि इनको क्या क्या मेमोरीज आई थी एंड एक्चुअली में इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। तो शिमादा एक यंग इनोसेंट लड़का था जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से शिमादा ही अपनी छोटी बहन साई का ख्याल रखता है और इसके लिए भले शिमादा को अलग अलग जॉब्स करना पड़े, कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन वो मेक श्योर करता था कि साई पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उसको एक अच्छी लाइफ मिले। तो एक दिन जब वो काम से वापस आता है तो वो अपनी बहन को बहुत बुरी हालत में पाता है। दरअसल एक स्टॉकर काफी दिन से शिमादा की बहन साई के पीछे था और इन्होंने पुलिस को भी कंप्लेंट करा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में आज ये स्टॉकर साई के साथ जबरदस्ती कर चुका था, साथ ही वो साई को काफी मारा पीटा भी था। ये देख के शिमादा एकदम टूट जाता है और वो स्टॉकर से बदला लेने उसके घर पहुंचता है। वो एक चाकू से उस स्टॉकर को मार गिराता है और ये वही चाकू था जिसे हमने शिमादा के बैग में देखा था इस एपिसोड के शुरुआत में। नाउ कमिंग टू तात्सुमी, वो एक बहुत ही मेहनती डिटेक्टिव था, इतना मेहनती कि वो अपना बर्थडे तक भूल गया था। तात्सुमी की पत्नी बहुत ही केयरिंग और लविंग थी और वो तात्सुमी को हर तरह से सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट उसके बर्थडे के दिन भी वो उसे एक शू गिफ्ट करी थी और वही सेम शू पहन के तात्सुमी फिलहाल अभी यहाँ है। खैर एक रात तात्सुमी जब अपने जॉब से वापस आता है तो अपने घर में ही अपनी पत्नी को मृत पाता है, कोई उसे मार गया था। तात्सुमी का डिटेक्टिव जॉब कुछ ऐसा ही था जहां उसके दुश्मन तो बनेंगे ही, तो ऐसे में कोई बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को मार दिया। तात्सुमी फौरन ही अपने डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने पत्नी के किलर का पता लगा लेता है और उसे मार गिराता है। जब तात्सुमी किलर को मारा था तो वो काफी डिल्यूजनल हो चुका था, इतना कि उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी जो कि उसे थैंक यू कह रही थी। इस घटना के बाद से तात्सुमी अलग अलग किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लग गया और उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। वो पहले क्रिमिनल को क्राइम करने देता था ताकि उसको ये सेंस मिले कि भैया इस क्रिमिनल का कोई तो विक्टिम है और उस विक्टिम के लिए मैं इस क्रिमिनल को मारूंगा। तो ये थी इनकी स्टोरी। और अब आप पूछोगे कि इसमें कनेक्शन क्या है? वेल कनेक्शन ये है कि जो बंदा शिमादा की बहन साई को स्टॉक कर रहा था, तात्सुमी उस पे भी नजर रखे हुए था। इनफैक्ट जब वो बंदा साई के साथ जबरदस्ती किया था तब तात्सुमी वहीं था, लेकिन वो उसे रोका नहीं। ऐसा इसलिए ताकि वो किलर भाग ना जाए। मोरओवर जैसा मैंने बताया था कि वो क्रिमिनल को पहले क्राइम करने देता था ताकि उसके मन में विक्टिम का बदला लेने का भाव आ सके। यानी तात्सुमी साई के साथ गलत होने वाले एक्ट को रोक सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। अब साई जब हॉस्पिटल में थी तो वो शिमादा को क्लियरली बताई थी कि एक और बंदा वहां था जो सिर्फ देख रहा था और कुछ किया नहीं। ऐसे में जब शिमादा उस बंदे को मारा तो उसी पॉइंट पे उस बंदे के घर में तात्सुमी भी उसको टेल करते हुए आया था। शिमादा एकदम से तात्सुमी को भी स्टैब करके मार डाला था, यानी कि तात्सुमी शिमादा की वजह से मरा। देखा जाए तो तात्सुमी भी उस क्रिमिनल को मार नहीं आया था, लेकिन क्रिमिनल को शिमादा ऑलरेडी मार चुका था। देन शिमादा के हाथों तात्सुमी मारा गया और शिमादा इस सब हाथापाई में स्टैब होके खुद भी मारा गया। तो था ना काफी इंटैंगल्ड स्टोरी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड और सब एक दूसरे के हाथों मारे गए। खैर क्वीन डेकिन में अब सबको सब कुछ पता चल चुका था और शिमादा एकदम आग बबूला था क्योंकि तात्सुमी उसके बहन को नहीं बचाया। नेमलेस भी एकदम परेशान थी यहाँ का सिचुएशन देख के और माहौल काफी गर्म था। तात्सुमी का कहना था कि वो वही किया जो उसका मकसद था, जिस चीज के लिए वो ट्रेंड है। उस दिन अगर मैं तुम्हारी बहन को बचा लेता तो वो क्रिमिनल तो भाग जाता पक्का, फिर वो किसी और लड़की के साथ वही काम करता, यानी किसी भी हालत में कोई ना कोई लड़की को तो वो अपना विक्टिम बनाता ही। इनफैक्ट हो सकता है वो ज्यादा लड़कियों को विक्टिम बनाता, इसलिए मेरे लिए सही समय पे उसको खत्म करना जरूरी था रादर दैन तुम्हारी बहन को बचाना। ये कोलैटरल डैमेज जैसा था। वहीं शिमादा ये सब कुछ नहीं सुन रहा था और वो तात्सुमी को फिर से मारना चाहता था। इनफैक्ट शिमादा यहाँ तात्सुमी को फिर से चाकू लेकर मारने दौड़ता है, लेकिन डेकिन रोकता है और कहता है कि तुम दोनों पहले से मरे हुए हो, ये तो तुमको पता चल ही गया है, तो अब फिर से मार नहीं सकते। लेकिन एक दूसरा तरीका है, मैं तात्सुमी के सारे पार्ट्स वाले पक एक जगह रख दूंगा जिसपे हमला करके तुम उसको बहुत ज्यादा दर्द दे सकते हो। चॉइस इज योर्स। शिमादा फौरन चाकू उठाता है और ऐसा करने बढ़ता है, लेकिन नेमलेस उसको रोकने लग जाती है, लिटरली उसे पकड़ लेती है, सेइंग कि ऐसा मत करो। वो बताती है कि ये सब जजमेंट करने का खेल है, अगर तुम तात्सुमी को कष्ट देते हो तो तुम्हें पक्का वॉइड मिलेगा, यहाँ कोई हेवन हेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। शिमादा नेमलेस की बात को सुन तो रहा था, लेकिन शायद समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था। गुस्से में वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी पक्स पे हमला, जिससे तात्सुमी को बहुत दर्द होता है। इस सबसे नेमलेस एकदम टूट जाती है
है और वो डेकिम को मुक्का मारने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ह्यूमन इमोशंस के बारे में क्या ही पता है, कभी कभी लोग इंस्टेंट गुस्से में बहुत कुछ कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे लोग हैं। तुम कौन हो जजमेंट पास करने वाले और लोगों को इतना दर्द देने वाले? ह्यूमंस उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना तुम समझते हो। इनफैक्ट दे आर सिंपल, और ऐसे सिचुएशंस में वो सिंपल इंस्टिंक्टिव डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली यहाँ नेमलेस के कहने का तात्पर्य ये था कि ये दोनों ऑलरेडी अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं, देन इन्होंने कुछ इंस्टेंट डिसीजंस लिए, वो भी एकदम प्रेशर और हर्ट सिचुएशन में, और इसी आधार पे इन्हें जज किया जाएगा। ये सब कहां से फेयर है? और फिर क्वीन डेकिम में तुम इनको फिर से वही सब रिलीव करवा के उसी पेन में डाल के एक अच्छा डिसीजन लेने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। बताओ क्या ये फेयर है? हम देखते हैं कि इन बातों को सुनकर डेकिम भी शॉक में था और कहीं ना कहीं वो भी अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने लग गया था। दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन एपिसोड के अंत में हमें जजमेंट मिलता है, विच वाज कि इन दोनों को वॉइड में भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो तात्सुमी को अपने किए गए पे कोई भी ये नहीं था गिल्ट, और साथ ही यहाँ पे शिमादा वापस से तात्सुमी को मारने के लिए रेडी था। तो दोनों गलत तो कर ही रहे थे। यहीं पे 8th और 9th एपिसोड भी खत्म।